ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी थी और डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अनबायसनेस क्या होती है और कंसिस्टेंसी क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी एस्टिमेटर है टी, ये थीटा को एस्टिमेट कर रहा है। ठीक है, तो इस एस्टिमेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस एस्टिमेटर को थीटा के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी थी भाई अनबायसनेस। अनबायसनेस में हमने कहा भाई ऑन एन एवरेज अगर इस एस्टिमेटर की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है, दैट मीन्स इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा, देन वी कैन से दैट टी इज अनबायस्ड फॉर थीटा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कंडीशन है अनबायस्डनेस के लिए। हमें अगर देखना है कोई एस्टिमेटर थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे सैंपल में। ठीक है, उसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में उसका एवरेज हम कैलकुलेट करें। अगर वो एवरेज थीटा के इक्वल आता है तो उस केस में वो एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। तो ये कंडीशन तो हो गई अनबायसनेस की। फिर इसमें हमने देखा था कि बायसनेस भी हो सकती है। बायसनेस कैसे होगी भाई, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर कैलकुलेट किया और ये ग्रेटर देन थीटा आ गया, है ना। या इसी तरह से आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट किया, ये लेस देन थीटा आ गया। तो इस केस में आप कहोगे ये पॉजिटिवली बायस्ड है। और सेकंड केस में जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन थीटा है, इस केस में आप कहेंगे ये नेगेटिवली बायस्ड है। तो ये तो था अनबायसनेस। और एक कंडीशन और हमने देखी थी यहाँ पर कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होते हैं वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। जैसे कोई फंक्शन, कोई पैरामीटर है हमारे पास थीटा। ठीक है, उसका कोई सर्टेन 1 to 1 फंक्शन है, सपोज साई थीटा। तो हम कह रहे हैं भाई टी क्या है, थीटा का एस्टिमेटर है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि साई टी क्या हो, इस साई थीटा, दैट मीन्स साई थीटा इज 1 1 फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन थीटा। तो ये जरूरी नहीं है साई टी क्या हो, साई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। ठीक है, तो हमने देखा अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। ठीक, इसी में अब इसे जरा मोर जनरल वे में कहें तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई कोई टी हमारा क्या है, किसी पैरामेट्रिक फंक्शन साई थीटा का एस्टिमेटर है। ठीक है, तो टी पैरामेट्रिक फंक्शन साई थीटा का एस्टिमेटर है। तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर साई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर टी कब होगा, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इस साई थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, आप इसके बेसिस पे नहीं कह सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो साई टी भी साई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, साई टी का अलग से एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना होगा। जब आप उसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करोगे तो वो साई थीटा के इक्वल आता है, तो उस केस में आप कहोगे कि हाँ भाई साई थीटा क्या है, साई थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो जनरलाइजेशन हमने कह दिया भाई, एनी एस्टिमेटर टी ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन साई थीटा will be unbiased for psi theta if and only if expected value of t is equal to psi theta। तो ये अनबायसनेस प्रॉपर्टी होती है एस्टिमेटर्स की। ठीक है, इसके बेसिस पे हम अनबायसनेस प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी में हमने कहा था भाई ऐसे एस्टिमेटर्स जो क्या हैं, पैरामीटर के अबाउट कंसंट्रेटेड हैं, जिनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पैरामीटर वैल्यू के क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें हमने कंडीशन देखी थी भाई, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी था ये थीटा को टेंड होना था, और साथ में इस टी का जो वेरिएंस है, टी के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो 0 को टेंड होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। यानी लार्ज सैंपल्स के लिए अगर एस्टिमेटर ऑन एन एवरेज ट्रू वैल्यू देता है और उसका वेरिएंस 0 होता है, तो उस केस में हम कहेंगे भाई टी क्या है, टी कंसिस्टेंट होगा, टी इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो इस केस में टी हमारा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। अनबायसनेस के लिए हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है एस्टिमेटर के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए एवरेज कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, देन ये कंडीशन अप्लाई करनी है एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन होल्ड करती हैं, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी टेंस टू थीटा एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू 0, तो उस केस में हम कहेंगे हमारा एस्टिमेटर क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। दैट मीन्स अगर टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, या इसको ऐसे कह लें डेफिनेशन वाइज कह लें, इफ टी सपोज टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी p,
टी कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी पी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये कंडीशन हम कहें तो ये सिंपली क्या है, ये नेसेसरी कंडीशन है या इसे हम डेफिनेशन क्राइटेरिया कहते हैं। तो ये सफिशिएंट कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। टी क्या हो रहा है भाई, थीटा को कन्वर्ज कर रहा है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसा जैसा सैंपल साइज इंक्रीज होगा तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, थीटा होगी। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट मीन्स वेरिएशन, ठीक है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कंडीशन है, इफ टी कन्वर्जेस टू थीटा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट मीन्स टी इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, देन psi t also converges in probability to psi theta as n tends to infinity। तो ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या करते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने कल डिस्कस किए थे। तो इससे अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एफिशिएंसी। तो भाई एफिशिएंसी की जरूरत क्यों पड़ी और एफिशिएंसी क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो एफिशिएंसी में जैसे एक एग्जांपल से हम समझना चाहें, ठीक है, सपोज कोई पैरामीटर है थीटा, इसके दो एस्टिमेटर हैं T1 एंड T2। ठीक है, T1 एंड T2। तो अब हम चेक कर रहे हैं भाई, T1 T2 की प्रॉपर्टीज हम चेक कर रहे हैं। तो हमने देखा T1 क्या है, T1 थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है और साथ में T1 कंसिस्टेंट भी है। फिर हमने देखा T2, तो T2 क्या है, थीटा के लिए अनबायस्ड है और साथ में T2 कंसिस्टेंट भी है। तो भाई बेस्ट एस्टिमेटर क्या होगा, थीटा का बेस्ट एस्टिमेटर हम किसे लें, T1 को लें या T2 को लें। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट दिया एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी क्या है, सिंपली डेटा सेट की एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये हम शुरू में हमने इसे डिस्कस किया था भाई, डेटा सेट की एफिशिएंसी हमें चेक करनी होती है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, वेरिएंस चेक करते हैं, वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। डेटा की वेरिएबिलिटी हम चेक करेंगे, जिस डेटा सेट के लिए वेरिएंस क्या होगा, मिनिमम होगा। जिस डेटा सेट के लिए वेरिएंस मिनिमम होगा वो डेटा सेट हमारा मोस्ट एफिशिएंट होता है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ T1 कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस ऑफ T2 कैलकुलेट करेंगे। हमने दोनों एस्टिमेटर्स का वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम देखेंगे भाई कौन सा वेरिएंस यहाँ पर मिनिमम है। तो सपोज हमें पता चला वेरिएंस ऑफ T2 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T1। तो इस केस में हम कहेंगे T2 इज मोर एफिशिएंट देन T1। ठीक है, तो इस केस में T2 क्या हो जाएगा, बेस्ट एस्टिमेटर हो जाएगा। तो बेस्ट एस्टिमेटर में क्या हुआ भाई, बेस्ट एस्टिमेटर वो होगा जिसका वेरिएंस सिंपली क्या है, मिनिमम है। ठीक है, अब हमारे पास थीटा के सपोज कितने ही एस्टिमेटर हैं, सपोज के एस्टिमेटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे एस्टिमेटर्स का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे किस एस्टिमेटर का वेरिएंस लीस्ट है, मिनिमम है। जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस लीस्ट होगा वो एस्टिमेटर हमारा क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो इसमें एक टर्म आती है एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर्स। तो अब एब्सोल्यूट एफिशिएंसी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किसी को डाउट है, सुनील, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सुनील। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर में देखिए मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटर की एफिशिएंसी तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, जनरली इसे आप बुक्स में देखोगे तो ई से इसे डिनोट करते हैं या ईटा से इसे हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ईटा सिंपली क्या है, वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2। इस तरह से हम इसे एक रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई हो गया रिलेटिव
एफिशिएंसी ऑफ T2 विद रिस्पेक्ट टू T1। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, T2 की रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसे और स्पेसिफिकली हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ईटा की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा एस्टिमेटर हमारा एफिशिएंट है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एस्टिमेटर्स की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस ईटा के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा एस्टिमेटर T1 या T2, कौन सा एस्टिमेटर यहाँ पर एफिशिएंट है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएंगे, ईटा की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। ठीक है, ईटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है T2 इज मोर एफिशिएंट देन T1। इस केस में क्या होगा, T2 एफिशिएंट हो जाएगा, T2 एस्टिमेटर एफिशिएंट होगा क्योंकि ईटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ये इस लॉजिक से भी आप समझ सकते हो भाई, यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1 आ गई। वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2 इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ T1 इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ T2, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ T2 इज लीस्ट। तो इस केस में T2 हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, तो अब T2 एफिशिएंट एस्टिमेटर हो गया, तो इस केस में T1 की रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होगी। तो T1 की रिलेटिव एफिशिएंसी निकालनी, तो मैंने बताया E इज रिलेटिव, इस केस में E इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2। इस केस में दिस इज रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T2 विथ रिस्पेक्ट टू T1। ठीक है, अब लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, T2 इज मोर एफिशिएंट देन T2 अंडर द कंडीशन ईटा इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में अगर हम ईटा कैलकुलेट करें, दैट मींस रिलेटिव एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे, तो रिलेटिव एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर T1 की। ठीक है, तो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 इज गिवन बाय वेरिएंस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T1। यानी रिलेटिव एफिशिएंसी किसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे, रिलेटिव एफिशिएंसी आप देखोगे एफिशिएंट एस्टिमेटर्स के टर्म्स में। ठीक है, जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन क्या होता है, किसी रेफरेंस पॉइंट पे होता है। ठीक है, आपको कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, T1 की एफिशिएंसी कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो ये फॉर्मूला तो हो गया सिंपली एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, और ये हमारा हो गया रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर्स, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर्स विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्या यूज है इसका। तो पहला रिजल्ट तो हमें मिला ईटा ग्रेटर देन 1, दैट मींस T2 इज मोर एफिशिएंट देन T1। अभी हम देख रहे हैं ईटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ईटा की डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना एफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में T2 इज मोर एफिशिएंट देन T1, और रिलेशन हमारा ये है ईटा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है ईटा लेस देन 1। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगा T1 is more efficient than T2। क्लियर, इसी तरह से ईटा इक्वल टू 1 हो जाए तो हम कहेंगे T1 एंड T2 आर इक्वली एफिशिएंट। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, कैसे हम रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है। तो अब सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो डिनोमिनेटर में जिस भी एस्टिमेटर की रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है उसका वेरिएंस आप डिनोमिनेटर में कंसिडर करोगे। तो वेरिएंस ऑफ T1, और न्यूमरेटर में जो भी एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा उसका वेरिएंस हमें पुट करना है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1, रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ T1 इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T अपॉन वेरिएंस ऑफ T1 वेयर T इज एफिशिएंट एस्टिमेटर। क्लियर, तो ये रिलेटिव एफिशिएंसी हो गई, इसे जनरली हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ईटा से हम एफिशिएंसी डिनोट करते हैं, और एफिशिएंसी देखो इसके तीन रिजल्ट होंगे, ईटा ग्रेटर देन 1, ईटा लेस देन 1, ईटा इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर हमें एफिशिएंट एस्टिमेटर पता करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, ईटा कैलकुलेट करेंगे। अगर रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट एस्टिमेटर, तो उस केस में आप
ई से इसे डिनोट कर सकते हो, कहीं पर इसे ईटा से भी डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, ई एन ईटा इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। तो ई से, ई मींस रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ एनी अदर एस्टिमेटर विथ रिस्पेक्ट टू एफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्लियर हो गया सबको, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है एफिशिएंसी में? तो इसको एक एग्जांपल से हम देखिए समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल लिया, इस तरह से हम अपने सैंपल को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एन यूनिट का हमने सैंपल लिया है, और ये आपको पता है सैंपल यहाँ पर आईआईडी होगा, आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा और सारे ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक। तो इस केस में हम म्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो म्यू के दो एस्टिमेटर हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू होती है, ये इसका अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो मीन भी हमारा म्यू आएगा, मीडियन कैलकुलेट करें तो मीडियन भी म्यू आएगा, और मोड कैलकुलेट करें तो ये भी म्यू आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट होता है। तो इसके बेसिस पे अगर म्यू को मुझे एस्टिमेट करना है, दैट मीन्स पॉपुलेशन मीन मुझे एस्टिमेट करना है सैंपल में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सैंपल मीन जो स्टैटिस्टिक है उसे एज एन एस्टिमेटर में यूज कर सकता हूँ म्यू को एस्टिमेट करने के लिए। इसी तरह से सैंपल मीडियन भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सैंपल मीन, ये प्रॉपर्टी थोड़ा आपको याद रखनी होगी, सैंपल मीन का एक्स बार से इसे अगर हम डिनोट करें तो इसका मीन म्यू होगा, और इसका वेरिएंस अगर कैलकुलेट करें तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीडियन हम कैलकुलेट करें, एक्स एम से इसे डिनोट कर लें, तो ये भी म्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक। और इसका वेरिएंस अगर कैलकुलेट करें तो ये वेरिएंस आएगा पाई बाई टू इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ठीक है। मीडियन की वैल्यू आएगी पाई बाई टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, ठीक है, टोटल एंगल 180 डिग्री है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पाई बाई टू से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके वेरिएंस को, मीन के वेरिएंस को पाई बाई टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, तो इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये टर्म याद रखनी है। अगर सैंपल मीन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन है, तो सैंपल मीडियन का वेरिएंस क्या होगा, पाई बाई टू फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अब अगर हम चेक करें इन दो एस्टिमेटर्स को, एक्स बार और सैंपल सैंपल मीन और सैंपल मीडियन की प्रॉपर्टीज हम चेक करें, तो अनबायसनेस के लिए चेक करें, तो देखिए अनबायसनेस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार आपने कैलकुलेट किया, म्यू के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है सैंपल मीन तो अनबायस्ड है, सैंपल मीन इज अनबायस्ड फॉर पॉपुलेशन मीन। सिमिलरली सैंपल मीडियन इज ऑल्सो एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, दोनों का एक्सपेक्टेशन म्यू के इक्वल है। अब कंसिस्टेंसी अगर हम चेक करें, तो कंसिस्टेंसी में हम देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार टेंस टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार टेंस टू जीरो। यहाँ डिनोमिनेटर में n है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये जीरो आएगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है भाई एक्स बार इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू। सिमिलरली अगर हम सैंपल मीडियन की बात करें, तो सैंपल मीडियन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीडियन टेंस टू म्यू एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन टेंस टू जीरो। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, ठीक है। वन बाई एन में आप लिमिट अप्लाई करोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जीरो देगा आपको, दैट मीन्स एज एन टेंस टू इन्फिनिटी expected value of sample median tends to mu and variance of sample median tends to 0. This implies that sample median is consistent for mu. तो अब हमने देख लिया भाई, जो रिजल्ट हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि ये म्यू हमारा क्या है, म्यू के दो एस्टिमेटर हैं, एक्स बार एंड सैंपल मीडियन, और हम देख रहे हैं एक्स बार अनबायस्ड है,
सैंपल मीन कंसिस्टेंट है, एक्स बार कंसिस्टेंट है। सिमिलर वे में सैंपल मीडियन कंसिस्टेंट है, सैंपल मीडियन अनबायस्ड है। तो अब म्यू का एस्टिमेटर, हम बेस्ट एस्टिमेटर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करें, वेरिएंस हम कैलकुलेट करें। तो अब यहाँ पर जैसे रिलेटिव एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करें, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन है पाई बाई टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, ठीक है। तो हम ईटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ईटा में सिंपली हमने क्या किया, वेरिएंस ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स एम, ये हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार ये तो हुआ सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और वेरिएंस ऑफ एक्स एम ये हुआ पाई बाई टू इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन ये सॉल्व हुआ, हमें मिला 1 अपॉन पाई बाई टू, दैट इज 2 अपॉन पाई। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 2 इंटू 7/22 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 14/22, ये आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा। हम्म, कितना आएगा ये वैल्यू। 0.63। 0.63, या इसे हम कह लें परसेंटेज में लिखें तो 63%, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट मिला n इज लेस देन 1, सॉरी ईटा इज लेस देन 1। तो ईटा लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है भाई जो न्यूमरेटर क्वांटिटी है, यानी न्यूमरेटर वेरिएंस क्या है, डिनोमिनेटर वेरिएंस से कम है, या इसको हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज लेस देन वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन एक्स एम, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा एक्स बार इज मोर एफिशिएंट देन सैंपल मीडियन। अब आपसे कहा जाए भाई व्हाट इज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी की बात की जाएगी तो सिंपली आप क्या करोगे, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, ये आप कैलकुलेट करोगे। मैंने बताया रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो जिस एस्टिमेटर की रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी उसे आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ गया पाई बाई टू इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर बाई एन, दैट इज पाई बाई टू, दैट इज 22/14। तो ये आप देख लो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा, कितना आएगा वो परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि कभी ये पूछ लिया जाता है। 22 डिवाइडेड बाई 14, ये आएगा 1.57, ठीक है। तो इसे परसेंटेज में आप लिखो तो 157%। तो ये आ गई रिलेटिव एफिशिएंसी, ठीक है। तो और इस केस में जो जो 63% है, ये है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ सैंपल मीडियन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट एस्टिमेटर। तो 63% सैंपल मीडियन की रिलेटिव एफिशिएंसी है, 150% सैंपल मीन की एफिशिएंसी है। तो यहाँ से भी रिजल्ट हमें प्रूव होता है भाई एक्स बार इज मोर एफिशिएंट देन एक्स एम, दैट मीन सैंपल मीन इज मोर एफिशिएंट देन सैंपल मीडियन। तो क्लियर है एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। रिलेटिव दोनों क्या से हाँ, आप क्या कह रहे हैं, आवाज कट रही है आपकी। सर बोले रिलेटिव एफिशिएंसी और एफिशिएंसी दोनों को ईटा से ही डिनोट करेंगे क्या? वो ऐसा नहीं है, ईटा से भी डिनोट कर सकते हो, ई से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ईटा और ई इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं जनरली। आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं तो वहाँ पर रिलेटिव एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, और सिंपली एफिशिएंसी को ई से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है।
तो अब क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एफिशिएंसी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने देख लिया भाई। किसी भी पैरामीटर के दो एस्टिमेटर हैं T1 T2, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उनका वेरिएंस कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो हमें एफिशिएंसी पता चल रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी और हैं, जैसे अनबायस्डनेस और कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, कंसिस्टेंसी लार्ज सैंपल्स में ही कंसिडर होती है, ठीक है। स्मॉल सैंपल में हम जनरली अनबायस्डनेस को ही चेक करते हैं, ठीक। तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए। सपोज थीटा 1 के दो एस्टिमेटर हैं, T1 एंड T2, ठीक। और ये हमें पता है भाई T1 क्या है, एफिशिएंट है, ठीक। और T2 अनबायस्ड है। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। T1 एफिशिएंट है लेकिन बायस्ड है, T2 अनबायस्ड है लेकिन इसका वेरिएंस मिनिमम नहीं है, ठीक है। इस केस में एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, T1 है, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 इज नॉट इक्वल टू थीटा, है ना, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू थीटा, एंड द कंडीशन इज वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एनालिसिस में, इन्फेरेंस में, कि हमारे पास एस्टिमेटर्स हों, तो कुछ एस्टिमेटर्स अनबायस्ड हों लेकिन वो एफिशिएंट नहीं हो, और जो एफिशिएंट एस्टिमेटर हो वो बायस्ड हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड हमने डेवलप किया, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। तो अब ये मेथड क्या करता है, ठीक है। तो इस मेथड की हेल्प से हमें इस तरह के एस्टिमेटर्स मिलेंगे कि वो एस्टिमेटर्स क्या होंगे, अनबायस्ड भी होंगे, और उनका वेरिएंस क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस तरह के एस्टिमेटर्स को हम कहते हैं MVUE, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हुआ मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो ये MVUE क्या होते हैं, क्लियर हुआ सबको। ऐसे एस्टिमेटर्स जो क्या है, पैरामीटर के अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, और साथ में उसका वेरिएंस क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब जैसे इसी कंडीशन में हम देख लें कि हमारे पास क्या थे, सपोज थीटा के तीन एस्टिमेटर थे, T1 T2 एंड T3, ठीक है। तो हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 कैलकुलेट किया है, थीटा आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 कैलकुलेट किया है, ग्रेटर देन थीटा आ गया, यानी बायस्ड है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T3 ये कैलकुलेट किया है, थीटा आ गया। तो अब लड़ाई क्या है, T1 और T3 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ T2, वेरिएंस ऑफ T3, और हमने देखा भाई वेरिएंस ऑफ T3 इज लीस्ट, ठीक है। वेरिएंस ऑफ T3 इज लीस्ट। तो इस केस में T3 क्या हो जाएगा, MVUE हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे एस्टिमेटर्स जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के इक्वल है, पैरामीटर के इक्वल है, और जिसका वेरिएंस मिनिमम होगा, वो एस्टिमेटर हमारा क्या होगा, MVUE होगा। तो अब ये MVUE कैसे हम फाइंड करें, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी हम उसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि जो कंडीशन है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, सिंपल सी कंडीशन है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। मेथड क्या है, कैसे मेथड डेवलप हुआ, और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो MVUE फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे पास लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो हम क्या करें, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को जिस पैरामीटर के लिए MVUE फाइंड करना है, उस पैरामीटर के टर्म्स में पार्शली डिफ्रेंशिएट करें। तो हमने क्या किया, डेल बाई डेल थीटा लॉग एल फाइंड किया, ठीक। तो ये कुछ वैल्यू आएगी, ये सैंपल ऑब्जर्वेशंस पे फंक्शन होगा, ये डेल बाई डेल थीटा लॉग एल, ये सैंपल ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन होगा, और साथ में पैरामेट्रिक फंक्शन भी होगा। तो इस फंक्शन को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ, किस तरह से, T माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा थीटा,
सिंपली क्या करना है, डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल कैलकुलेट करना है। और इसको अगर हम इस तरह की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये टी क्या होगा, थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू थीटा हो जाएगा, और वेरिएंस ऑफ टी ये हो जाएगा लैम्डा थीटा। लैम्डा थीटा इज एनी पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस केस में टी हमारा क्या होगा, एम बी यू ई होगा। क्लियर। अगर आपसे एमबीयूई फाइंड करने के लिए कहा जाता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो सिंपली आपने क्या करना है, सैंपल आपको गिवन होगा, सैंपल यूनिट साइज का है या एन साइज का है, ठीक है, वो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, लॉग लाइक्लीहुड डेवलप करोगे। लॉग लाइक्लीहुड आपने डेवलप किया, उसका जिस पैरामीटर के लिए एमबीयूई फाइंड करना है उसके टर्म्स में पार्शियली फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे, और उस डेरिवेटिव को अगर आप इस तरह की फॉर्म में लिख पा रहे हो, टी माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लैम्डा थीटा, तो यहाँ से रिजल्ट फॉलो होगा, टी इज अनबायस्ड फॉर थीटा एंड इट्स वेरिएंस इज गिवन बाय लैम्डा थीटा विच इज मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम होगा, इससे मिनिमम और कोई वेरिएंस नहीं हो सकता है इस केस में। तो इस केस में टी हमारा क्या होगा, एमबीयूई ऑफ थीटा होगा, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, अब एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। जैसे अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन हम देख रहे हैं, अभी हमने देख लिया ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार हमारा क्या है, अनबायस्ड भी है और एफिशिएंट भी है। तो अब इस कंडीशन से देखते हैं कि क्या हमें एक्स बार अनबायस्ड और एफिशिएंट मिलेगा, यानी ये एमबीयू मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे अगर इस कंडीशन में बात करें तो इस कंडीशन पे, हाँ इस कंडीशन पे हमारा क्या है, इस कंडीशन पे एक्स बार हमारा एमबीयू है। क्लियर है, म्यू के दो एस्टिमेटर हैं, एक्स बार एंड एक्स एम। एक्स बार भी अनबायस्ड है, एक्स एम भी अनबायस्ड है, लेकिन एक्स बार का वेरिएंस क्या है, मिनिमम है। तो एक्स बार क्या हो गया, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू है। ठीक है, तो इस कंडीशन को लगा के हम चेक करते हैं कि क्या एक्स बार ही हमारा म्यू का एमबीयू आएगा नहीं आएगा। तो क्या करना है, देखो सैंपल हमें गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने अपने सैंपल को नोट कर लिया। क्लियर, तो पीडीएफ आपको पता है, एफ एक्स आई दिस इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। यही पीडीएफ होता है। where xi takes values माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इसके बेसिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन हमें डेवलप करना है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट आई वन टू एन एफ एक्स आई। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करें तो ये एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू इंटू अप टू एफ एक्स एन, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/σ√2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। देखो एक्स आई 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 डी है ना, तो x1 x2 xn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो पीडीएफ भी हम x1 x2 xn की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह से। तो ये 1/σ√2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इंटू अप टू 1/σ√2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ एक्स एन माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/σ√2 पाई होल टू द पावर एन, ये टर्म कांस्टेंट है, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर एन होगी। और यहाँ पर बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से बेस हमारा सेम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड होगा तो ये 1/2 तो हम कॉमन ले सकते हैं समेसन से, और साथ में सिग्मा स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर रहेगा समेसन I1 to N एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। जब इस टर्म को आप एक्सपेंड करोगे तो ये इसी टर्म में आएगा, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में आएगा। ठीक है,
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर स्क्वायर हटा दें तो ये इस टर्म को 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी पावर n/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। और ये यही रहेगा e⁻⁻² (1/2) सिग्मा स्क्वायर समेसन i1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें, लॉग लाइक्लीहुड बना लें, ठीक है। तो लॉग लाइक्लीहुड बनाया, तो लॉग लाइक्लीहुड बनाने पे log 1 0 और ये माइनस n/2 log 2 पाई कॉन्स्टेंट हम एक साथ ले लिया, माइनस n/2 log सिग्मा स्क्वायर, ये सेकेंड टर्म इसके साथ ले ली, और माइनस log e ये हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन है तो 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन i1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक। तो अब जो कंडीशन है एमबीयू फाइंड करने की, वो कंडीशन है भाई del थीटा log l, ये हमें फाइंड करना है और इसे हमने t माइनस थीटा अपॉन लेमडा थीटा की फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर में एस्टिमेटर माइनस पैरामीटर, इस तरह की फॉर्म लानी है, जो बचेगा उसे डिनोमिनेटर में हम पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो हमने क्या करना है, म्यू के लिए एमबी फाइंड करना है, तो म्यू के टर्म्स में log l को पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में म्यू नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, सेकंड टर्म में भी म्यू नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी 0, थर्ड टर्म में म्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो 1/2 सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन होगा समेशन के अंदर, समेशन के अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये ट्वाइस ऑफ xi माइनस म्यू हो जाएगा, और xi माइनस म्यू में म्यू का डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट ये -1 हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो -1 माइनस ये प्लस हो गया और 2 से 2 ये बैलेंस हो गया, तो ये फिलहाल हमें 1 सिग्मा स्क्वायर समेसन i1 to n xi माइनस म्यू, ठीक। तो अब इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो एक्स बार हमें पता है भाई म्यू का एमबीयू होगा, ठीक है, इस केस में हमें फाइंड करना है, तो हम इसे इसी फॉर्म में लेके आते हैं, तो समेसन हम और सिंप्लीफाई करेंगे, समेसन अंदर लेके जाएंगे, तो ये समेसन i1 to n xi माइनस समेसन i1 to n म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से। देन समेसन xi को लिखा जा सकता है n इंटू एक्स बार, ये है x बार इक्वल टू 1/n समेसन xi, तो समेसन xi को लिख सकते हैं n इंटू एक्स बार माइनस, अब देखो म्यू हमारा कांस्टेंट है, पैरामीटर है, कांस्टेंट होगा, म्यू को समेसन से बाहर लेंगे तो समेसन के अंदर रहेगा 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो मिलेगा n, तो ये n इंटू म्यू इसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें तो ये वैल्यू हमें मिलेगी x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो हम देख रहे हैं फाइनली डेल बाई डेल म्यू ऑफ log l हमने फाइंड किया और इसकी फॉर्म आ गई x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो ये t माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा इस तरह की फॉर्म में आ रहा है ना, वेयर t that means estimator is x bar, theta is mu and lambda theta that means variance of t, this is equal to sigma square। तो हम कह सकते हैं भाई x बार क्या है, x बार is an MBUE of theta with variance sigma square by n। तो इस तरह से हम किसी भी पॉपुलेशन के लिए सिग्मा स्क्वायर बाई एन कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पॉपुलेशन के लिए डेल बाई डेल म्यू ऑफ लॉग एल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या जिसे हम इस फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। तो क्लियर है एमबीयू क्या होता है और कैसे हम फाइंड करेंगे। तो तीसरा मेथड भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, 3 मेथड हो गए, मेथड ऑफ मोमेंट्स, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। सिंपल मेथड है,
क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो। कोई डाउट? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो। नहीं है? हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? एमबीयूई का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एमबीयूई का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अब एमबीयूई की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, एमबीयूई इज यूनिक। तो ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। एमबीयूई क्या होगा? यूनिक होगा। हम क्या एमबीयूई किसे कह रहे हैं? जिसका वेरिएंस मिनिमम है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो एस्टिमेटर हो, उनका वेरिएंस इक्वल हो। तो उस केस में इक्वल होगा तो इसका मतलब है क्या है? दोनों एस्टिमेटर इक्वल है ना। इक्वल मींस यूनिक, ठीक है। तो एमबीयूई इज यूनिक। मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होगा? हमेशा यूनिक होगा। फर्स्ट रिजल्ट ये है। और सेकेंड रिजल्ट जो अभी हमने एफिशिएंसी पे बात किया था, तो एफिशिएंसी पे बात किया था, तो वहां से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकलता है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है। तो ये रिजल्ट होता है द कोरिलेशन कोफिशिएंट। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एन एमबीयूई एंड एनी अदर एस्टिमेटर with efficiency E, with efficiency E is रूट ई, ठीक है। ये रिजल्ट होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टी एंड सपोज T1 is equal to रूट ई, where T is MBUE and T1 is any other estimator। तो ये दो रिजल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक मिनट है।
तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको एफिशिएंट एस्टिमेटर पता करना होगा तो सिंपली आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे और फिर ईटा कैलकुलेट कर लोगे। इसमें वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2 आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसके बेसिस पे आप रिजल्ट फिर ड्राइव कर सकते हैं। अगर ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से रिजल्ट फॉलो होगा कि वेरिएंस ऑफ T1 इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ T2। लेस देन 1 होगा तो रिजल्ट फॉलो होगा वेरिएंस ऑफ T1 इज लेस देन वेरिएंस ऑफ T2। और ये इक्वल हो जाएंगे तो इस केस में हम कहेंगे ये दोनों क्या है, इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है। और MBUE फाइंड करने के लिए ये कंडीशन हमने बताई, डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल इक्वल टू टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा, ये कंडीशन होगी। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है सफिशियंसी। ठीक, तो सफिशियंसी क्या होती है, कोई भी एस्टिमेटर है, टी थीटा का एस्टिमेटर है, ठीक है। तो टी क्या करता है, थीटा की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, तो हम कहेंगे भाई टी हमारा क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अगर हम लेमन टर्म्स में इसे समझें तो एनी एस्टिमेटर विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैरामीटर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं टी इफ इट कंटेन्स all the information regarding theta in the sample, then T is said to be sufficient for theta। ठीक है, तो ये तो हो गया सफिशियंसी की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन, इसे कह सकते हैं भाई सफिशिएंट एस्टिमेटर्स क्या होते हैं। ऐसे एस्टिमेटर्स जो क्या करेंगे, पैरामीटर की सारी इंफॉर्मेशन पजेस करेंगे। ठीक, अब पता कैसे करेंगे कि कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस केस में जैसे हम बात कर रहे थे सैंपल की बात ही, सैंपल की ही हम बात कर रहे थे, है ना। तो सपोज हमारे पास n यूनिट का सैंपल है, तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। सैंपल क्या करता है, सैंपल पैरामीटर की भी इंफॉर्मेशन रखता है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, सैंपल में क्या होगा, पैरामीटर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होगी और साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इस सैंपल पे बेस्ड एक एस्टिमेटर हमने डिफाइन कर लिया टी, विच इज फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये टी क्या है, एक स्टैटिस्टिक है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, और ये हम क्या कर रहे हैं, थीटा को एस्टिमेट करने के लिए इसे यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस्टिमेटर हो जाएगा। क्लियर, तो अब क्या है भाई, टी क्या करता है, हमें टी का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज नोन है। ठीक, टी का डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपली टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे और वेरिएंस ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सैम्पलिंग हमने की थी। ठीक है, तो इस केस में अगर एक्स बार म्यू का एस्टिमेटर है तो इस एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर लेते रहते, इसका डिस्ट्रीब्यूशन था म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो इतना तो सबको क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। सैंपल है, सैंपल हमारे पास एन यूनिट का सैंपल है, सैंपल क्या करेगा, थीटा की इंफॉर्मेशन भी रखेगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होगी इसके पास। इस सैंपल के बेसिस पे हमने एक एस्टिमेटर डिफाइन किया, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक डिफाइन की। तो ये स्टैटिस्टिक थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर कब होगा या कैसे हम पता करेंगे कि ये टी थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी ये कंफ्यूज नहीं होना है, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, तो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे विद द गिवन वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेटर टी। क्लियर, हमने क्या किया है, सैंपल ऑब्जर्वेशन हैं, सैंपल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक एस्टिमेटर हमने डेवलप किया और इस एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नोन है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब इस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें व्हेन इट इज नोन दैट
टी इज गिवन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी इज नोन। तो ये हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल व्हेन इट इज known that या when it is known that the t has some specific distribution। क्लियर है? तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन टी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ये होना क्या चाहिए, देखो सैंपल ऑब्जर्वेशंस में क्या था, थीटा की इंफॉर्मेशन भी थी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी थी। अब हमने एक एस्टिमेटर टी डेवलप किया जो थीटा को एस्टिमेट करता है। तो इसका मतलब अगर टी सफिशिएंट है तो ये टी ने क्या करना चाहिए, थीटा की सारी इंफॉर्मेशन पजेस्ट करनी चाहिए। हमने अभी जब डिफाइन किया था सफिशिएंसी, तो हमने कहा भाई एन एस्टिमेटर सच एज इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग थीटा इन द सैंपल। ठीक है, यानी टी ने क्या कर लिया, थीटा की सारी इंफॉर्मेशन रख ली, तो हमारे पास बची क्या, सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एंड दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है जब हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में ये एस्टिमेटर क्या हो जाएगा, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बुक में, आप देख लो, चाहे गुप्ता कपूर की बुक देख लो या चाहे कोई और बुक देख लो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बुक देख लो, है ना। बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है बीएल अग्रवाल की, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है सफिशियंसी के लिए, अब ये कंडीशन हमारी कहलाती है डेफिनेशन क्राइटेरिया, या इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। दिस इज आवर डेफिनेशन क्राइटेरिया। तो डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या कहती है भाई, एन एस्टिमेटर टी इज सेड टू बी सफिशिएंट if the conditional distribution of sample observations for given t is independent of theta। ठीक है, t के टर्म्स में हम क्या कर रहे हैं, सैंपल का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, तो उस केस में हम कहेंगे हमारा एस्टिमेटर क्या है, थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो इसे एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या किया, सपोज दो ऑब्जर्वेशंस ले लिए x1 एंड x2। ठीक है, एक सैंपल हमने कंसिडर किया पॉइसन पैरामीटर से। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर जो पीडीएफ होगा एफ एक्स आई इसे हम कह लें, तो ये होगा ए टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल। क्लियर है? तो एक एस्टिमेटर में डिफाइन करता हूँ x1 प्लस x2, ये थीटा को एस्टिमेट कर रहा है सपोज। ठीक है, x1 प्लस x2 ये थीटा को एस्टिमेट कर रहा है। तो अब मुझे चेक करना है कि x1 प्लस x2 यहाँ पर थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेक करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। अभी सैंपल ऑब्जर्वेशंस दो ही है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ टी, टी इज x1 प्लस x2, ये क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाता है तो हम कहेंगे भाई ये क्या होगा, यहाँ पर थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। क्लियर? तो प्रॉब्लम सबके समझ में आ गई, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। अब कैसे हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये आप नोट करिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, दैट मीन्स कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू, अब ये तो सिंपल इस तरह की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसे आप कहते हो जॉइंट प्रोबेबिलिटी और इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इतना सबको क्लियर है? दिस इज आवर जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड दिस इज आवर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, तो इसी टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इंटरसेक्शन x2 इंटरसेक्शन xn इंटरसेक्शन t डिवाइडेड बाय
प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल टू टी। ठीक है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम पता कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए नोन होगा। क्लियर। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला हो गया, ये हो गया भाई जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एस्टिमेटर टी। तो ये हुआ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करें, और सफिशियंसी के लिए क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना आपने। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम क्या है, सैंपल ऑब्जर्वेशन हमने लिए हैं पॉइसन पॉपुलेशन से, और सैंपल में दो ऑब्जर्वेशन हमने कंसिडर किए हैं। एक एस्टिमेटर हमने डिफाइन किया है x1 प्लस x2, ठीक है, ये टी इसे हम कह लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, थीटा को एस्टिमेट कर रहा है। तो हमने चेक करना है कि टी सफिशियंट होगा या नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए पीडीएफ हमें नोन है, पीडीएफ इज e टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 फॉर गिवन t, और ये हो जाएगा जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल अपॉन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ t। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल, तो ये कैलकुलेट करेंगे। तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ सैंपल दैट मीन्स एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू, यही होगा, या इसको इस तरह से लिख लें, एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू। अब एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, यहाँ पर एक्स वन एक्स टू क्या है, इंडिपेंडेंट है, रैंडम सैंपल है, तो ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू। ठीक है, तो इसे आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ई टू दी पावर माइनस थीटा, थीटा टू दी पावर एक्स वन अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर माइनस थीटा, थीटा टू दी पावर एक्स टू अपॉन एक्स टू फैक्टोरियल। और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये ई टू दी पावर माइनस टू थीटा, थीटा टू दी पावर एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन एक्स वन फैक्टोरियल इंटू एक्स टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो आ गया न्यूमरेटर पार्ट। अब हमें डिनोमिनेटर पार्ट चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट में मार्जिनल पीडीएफ ऑफ टी चाहिए। ठीक है, तो पीडीएफ तभी मिलेगा जब टी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चलेगा कि टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो टी की वैल्यू है x1 प्लस x2। तो हम देख लें टी का डिस्ट्रीब्यूशन। अब टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला है यूज ऑफ एमजीएफ और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और दूसरा है मीन वेरिएंस मेथड। हम सिंपली क्या करें, एस्टिमेटर का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद देखें भाई ये मीन वेरिएंस किस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर वहां से क्लियर नहीं होता है तो फिर हम एमजीएफ अप्रोच यूज करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर मीन वेरिएंस मेथड अप्लाई करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करूंगा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 इतना होगा, एंड दिस इज थीटा प्लस थीटा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा, वेरिएंस ऑफ टी दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, और ये कोवेरियंस टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो ये वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, कोवेरियंस टर्म जीरो होगी क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हैं रैंडम सैंपल के, तो रैंडम सैंपल के ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। वेरिएंस ऑफ x1 इज थीटा, वेरिएंस ऑफ x2 इज थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ t, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, और ये हमें एडिटिव प्रॉपर्टी से भी पता है डिस्ट्रीब्यूशन का कि x1 और x2 अगर पॉइसन को फॉलो करेंगे तो x1 प्लस x2 भी क्या करेगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। पैरामीटर क्या होगा इस केस में, पैरामीटर होगा 2 थीटा। क्लियर, तो एफ टी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ टी दैट मीन्स मार्जिनल पीडीएफ ऑफ टी, ये हो जाएगा ई टू दी पावर थीटा दैट इज माइनस 2 थीटा, पैरामीटर इज 2 थीटा, एंड 2 थीटा टू दी पावर टी डिवाइडेड बाय टी फैक्टोरियल। लिख सकते हैं इस तरह से इतना। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस 2 थीटा टू दी पावर x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 फैक्टोरियल।
क्लियर है? तो अब हमें कैलकुलेट करना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस और गिवन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर्स। तो ये हो जाएगा जॉइंट पीडीएफ। जॉइंट पीडीएफ ही हमने कैलकुलेट किया है, कितना है e⁻² थीटा, थीटा टू द पावर x1 प्लस x2 अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन मार्जिनल पीडीएफ। मार्जिनल पीडीएफ ये है, अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई e⁻² थीटा 2 थीटा होल टू द पावर x1 प्लस x2। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो e⁻² थीटा e⁻² थीटा, ये तो बैलेंस हो जाएगा, थीटा टू द पावर x1 प्लस x2, तो ये थीटा यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर x1 प्लस x2। तो आप देख रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थीटा से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट फॉर थीटा, ठीक है। वहीं जब आप इसकी अनबायसनेस चेक करोगे तो ये अनबायस नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सफिशिएंट एस्टिमेटर अनबायस्ड भी हो, ठीक। तो सफिशिएंसी क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन अप्रोच क्या होती है, ये सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, कोई डाउट है? सिंपल सी कंडीशन है सफिशिएंसी के लिए, द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम? तो ये तो था नेसेसरी कंडीशन फॉर फाइंडिंग सफिशिएंट एस्टिमेटर्स, ठीक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या करना पड़ रहा है, एस्टिमेटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना पड़ रहा है, तो काफी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस को सॉर्ट करने के लिए नेमन फिशर ने एक क्राइटेरिया डेवलप किया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप क्या करो, लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करो। हमने क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप कर लिया, ठीक है। एंड लाइक्लीहुड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस एंड पैरामीटर थीटा। तो अगर हम क्या कर लें, इस लाइक्लीहुड फंक्शन को दो फैक्टर्स में नोट कर लें, दो फैक्टर्स में मीन्स जी टी कॉमा थीटा इंटू एच एक्स, वेयर जी टी कॉमा थीटा इज function of t and theta and hx is independent of theta, ठीक है। तो यही कंडीशन है, दिस इज आवर जॉइंट पीडीएफ, दिस इज आवर मार्जिनल पीडीएफ एंड दिस इज आवर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये अभी हमने देखा है ऊपर, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी। तो इसे जब आप इधर लेके आओगे तो ये देखो, ये हो जाएगा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी, दिस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहीं से ये रिजल्ट निकल के आया है। तो सिंपली इसे आपने इस तरह से याद रखना है, भाई आप क्या कर रहे हो, लाइक्लीहुड फंक्शन को दो फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हो। एक फंक्शन ऐसा है जो पैरामीटर और एस्टिमेटर का फंक्शन है और दूसरा फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है। तो अगर आप इस तरह से लाइक्लीहुड फंक्शन को लिख सकते हैं तो इस केस में टी क्या हो जाएगा, थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट? दिस थ्योरम इज नोन एज फैक्टराइजेशन थ्योरम, और फैक्टराइजेशन थ्योरम ड्यू टू नेमन भी इसे कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है?
तो अब कुछ रिजल्ट हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं सफिशिएंसी पे। इस पे आपने देखा होगा एग्जांपल बहुत सारे हैं बुक में, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करें या अभी जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सिंपली हम क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करेंगे, है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन को इस तरह से दो पार्ट्स में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो हमने क्या किया, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। लाइक्लीहुड फंक्शन ये होता है e⁻⁻n थीटा, थीटा टू द पावर n इंटू एक्स बार, समेसन एक्स आई होता है, इसे n इंटू एक्स बार लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट i1 to n एक्स आई फैक्टोरियल। तो मैं इसे दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, जी टी कॉमा थीटा इंटू एच एक्स वैक्टर, वेयर जी टी कॉमा थीटा इज e टू द पावर n x bar minus n theta and hx vector is 1 upon प्रोडक्ट i1 to n xi फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन में हम देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है, एस्टिमेटर का फंक्शन भी है और पैरामीटर का फंक्शन भी है। तो ये इंप्लाई करेगा एक्स बार इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ठीक है, तो इस पे डिटेल पे नहीं जाते हैं, ये आपको पता है। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या होता है, किस तरह से सफिशिएंसी हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्स बार सफिशिएंट है तो समेसन एक्स भी सफिशिएंट होगा। तो इसे हम डिस्कस करते हैं कैसे होगा। ये होता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी से। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या करते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। दैट मीन्स अगर टी क्या है, थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो साई टी क्या होगा, साई टी इज ऑल्सो सफिशिएंट फॉर साई थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इसका मतलब है अगर एक्स बार म्यू का सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है, तो समीशन एक्स आई भी क्या होगा, म्यू का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है, इसी तरह से एक्स बार स्क्वायर ये म्यू स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक, इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी। तो इसमें हम कह रहे थे भाई x1 x2 अप टू xn, ये क्या कर रहा है, थीटा की इंफॉर्मेशन भी रखता है और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रखता है। ठीक है, और सिंपली जब हमने सफिशिएंसी को डिफाइन किया तो हमने कहा भाई एनी स्टैटिस्टिक, ठीक है, एनी स्टैटिस्टिक विच कंटेन या एनी एस्टिमेटर विच कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैरामीटर, यानी कोई भी ऐसा फंक्शन सैंपल ऑब्जर्वेशंस का जो क्या करता है, पैरामीटर के इंफॉर्मेशन पजेस करता है, तो वो क्या होगा, अपने आप में एक सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। तो आप देख रहे हैं x1 x2 xn, ये क्या कर रहा है, थीटा की इंफॉर्मेशन रख रहा है ना। तो इसका मतलब है ये पूरा सैंपल ये क्या होगा, ये भी सफिशिएंट होगा। दिस इज ऑल्सो sufficient for theta. That means original sample is always sufficient for theta. तो ये भी एक रिजल्ट है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सैंपल भी क्या होगा, अपने आप में थीटा के लिए सफिशिएंट होगा। क्लियर, और सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या करते हैं, इनवेरियंस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। क्लियर है। तो इतना सफिशिएंट है, थोड़ा सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्रैमर राव इनइक्वालिटी की बात करेंगे फिर। ठीक है, तो अभी हमने देखा था मेथड्स देखे थे ना, मेथड्स में जैसे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो इन इन मेथड से जो एस्टिमेटर निकलते हैं ये भी अपने आप में कुछ प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मोमेंट एस्टिमेटर की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर्स, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है, moment estimators are not necessarily
अनबायस्ड। तो मोमेंट एस्टिमेटर जरूरी नहीं है कि अनबायस्ड हो, ठीक है, अनबायस्ड भी हो सकते हैं और बायस्ड भी हो सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल भी देख लिया था, जैसे एस स्क्वायर क्या था, सिग्मा स्क्वायर का मोमेंट एस्टिमेटर था, और जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैलकुलेट किया तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो मोमेंट एस्टिमेटर्स आर नॉट नेसेसरली अनबायस्ड। और सेकेंड प्रॉपर्टी है मोमेंट estimators if exist are consistent, ठीक है। तो मोमेंट एस्टिमेटर अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी पैरामीटर के लिए तो मोमेंट एस्टिमेटर क्या होंगे, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स होंगे। हमें फिर अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मोमेंट एस्टिमेटर की वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, हालांकि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का मोमेंट एस्टिमेटर है और हमने देखा था कि एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। क्लियर, सिंपल सा रूल है भाई। ये होता है हमारे पास सैंपल मोमेंट्स हैं, तो सैंपल मोमेंट्स पॉपुलेशन मोमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं इन प्रोबेबिलिटी पी। और जो कंसिस्टेंसी की कंडीशन है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन यही है, टी कन्वर्जेस टू पैरामीटर थीटा इन प्रोबेबिलिटी पी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सैंपल मोमेंट्स पॉपुलेशन मोमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है एस्टिमेटर थीटा को कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स मोमेंट एस्टिमेटर्स आर कंसिस्टेंट। क्लियर, तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मोमेंट एस्टिमेटर्स की। और ये भी ध्यान रखना मोमेंट एस्टिमेटर आर नॉट नेसेसरली सफिशिएंट और नॉट नेसेसरली एफिशिएंट, ठीक है। वो हम अलग से उसे उसे क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा, चेक करना होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलईज। तो कुछ प्रॉपर्टीज एमएलईज की भी होती हैं, ये क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है एमएलईज आर नॉट नेसेसरली अनबायस्ड, ये हम नोट कर लें, एमएलईज आर नॉट नेसेसरली अनबायस्ड। लेकिन प्रॉपर्टी होगी एमएलईज आर कंसिस्टेंट। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एमएलईज आर asymptotically नॉर्मल, ठीक है। asymptotically मीन्स n टेंड्स टू infinity, एमएलईज आर asymptotically नॉर्मल with mean theta and variance 1 upon I theta, where I theta is the information on theta provided by sample। इसे फिशर्स इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है, आई थीटा को फिशर्स इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, और सिंपली क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन थीटा प्रोवाइडेड बाय सैंपल, एंड दिस इज इक्वल टू आई थीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल टू टाइम्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग एल टू टाइम्स विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। या इस तरह से भी इसे हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेल बाय डेल थीटा लॉग एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई थीटा, तो यहाँ पर जो एम एल ई होंगे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट मीन्स इफ थीटा कैफ इज एन एम एल ई ऑफ थीटा, देन थीटा कैफ फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन थीटा एंड वेरिएंस 1 अपॉन आई थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इफ एम एल ई एग्जिस्ट it is the most efficient estimator,
ठीक है। अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। क्लियर। अब क्या होता है देखो, अभी हमने देखा था मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर या एमबीओई के लिए हमने देखा था डेल बाई डेल थीटा ऑफ लॉग एल हम निकाल रहे थे, और इसकी कंडीशन थी टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा, इस फॉर्म में हम लिख ले रहे थे। और साथ में जो लाइक्लीहुड इक्वेशन होती है, लाइक्लीहुड इक्वेशन भी यही होती है, डेल बाई डेल थीटा इक्वल टू लॉग एल इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इससे जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स एमएलई, है ना। तो एमएलई क्या है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं भाई टी माइनस थीटा अपॉन लेमडा थीटा का फंक्शन है, और टी यहाँ पर क्या है, एमबीओई है। तो इसका मतलब अगर एमएलई एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स अगर डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू जीरो कोई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगी, तो उस केस में एमएलई क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एमएलई that means maximum likelihood estimator is a function of sufficient statistic। ठीक है, या ये कह सकते हैं sufficient estimators are functions of maximum likelihood estimators। ठीक। अब ये भी रिजल्ट हमें पता है, अभी हमने देखा था भाई, log l को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी टी थीटा इंटू एच एक्स, जहाँ पर जी टी थीटा तो थीटा का और टी का फंक्शन है, एच एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है। अगर टी थीटा का सफिशियंट एस्टिमेटर है तो लाइक्लीहुड फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एल इक्वल टू जी टी थीटा इंटू एच एक्स, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम कहती है। ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जो लाइक्लीहुड इक्वेशन है, ये डेल बाई डेल थीटा ऑफ एल इक्वल टू जीरो है, या तो हम डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू जीरो करें, या डेल बाई डेल थीटा ऑफ एल इक्वल टू जीरो करें, दोनों इक्वेशन हमारी लाइक्लीहुड इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, जी डैश टी थीटा मिलेगा हमें, है ना, जी डैश टी थीटा यहाँ पे मिलेगा, एच एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये फंक्शन हम देख रहे हैं भाई, डेल बाई डेल थीटा ऑफ एल इक्वल टू जीरो, ये क्या है, जी डैश टी थीटा, दिस इज फंक्शन ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर, और यही हमें क्या देता है, एमएलई देता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई एमएलई इज ए फंक्शन ऑफ सफिशियंट स्टैटिस्टिक, और एमएलई इज ए फंक्शन ऑफ सफिशियंट एस्टिमेटर्स। ठीक है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एमएलईज होल्ड्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। मोमेंट एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना, लेकिन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। जैसे फिर से बता रहा हूँ मैं, टी क्या है, थीटा का एमएलई है। ठीक है। और सपोज साई थीटा क्या है, थीटा का कोई वन वन फंक्शन है, तो इस साई थीटा का जो एमएलई होगा वो साई टी हो जाएगा सिंपली। जैसे एक्स बार अगर म्यू का एमएलई है, ठीक है, तो म्यू स्क्वायर प्लस वन का एमएलई ये हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। म्यू स्क्वायर प्लस वन क्या है, म्यू का वन टू वन फंक्शन है, तो एक्स बार का वन टू वन फंक्शन इसी टर्म्स में एक्स बार स्क्वायर प्लस वन होगा, तो एक्स बार स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस वन का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हो जाएगा। क्लियर। तो एमएलई ने हमने देखा भाई, एमएलई क्या क्या पोजेस करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एमएलईज आर कंसिस्टेंट, एमएलईज आर एफिशिएंट इफ एग्जिस्ट, ये कंडीशन होगी इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेंगे तभी ये कंडीशन होगी, एमएलईज आर एफिशिएंट, एंड थर्ड कंडीशन है एमएलईज आर एमबीयूई। ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप अभी पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, क्रैमर राव इनइक्वालिटी क्या होती है, और उसकी हेल्प से मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस कैसे डेवलप होता है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है। देन हम आगे बढ़ेंगे, फिर वो देखेंगे सिलेबस में क्या है, वो आप देख लेना। ठीक।
तो अभी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, या आपको लग रहा है मैंने कोई चीज़ गलत आपको बता दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप बता सकते हैं।